हाय गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन सब लोगों को जिनका एडमिशन हो गया और उसके बाद जिन जिन की समरी जो है वह फॉरवर्ड हो गई है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि समरी फॉरवर्ड होने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताते चलूँ कि अभी जिन जिन की समरी फॉरवर्ड हो गई है, तो अब मुझे नहीं मालूम कि बल्कि किसी को नहीं मालूम कि कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी जो है वीज़ा डॉक्यूमेंट जो कब एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगी। तो अगर वो लेट करती है मई में या फिर जून में, तो उससे पहले पहले स्कॉलरशिप की डेट्स अनाउंस हो जाती हैं। जो लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली स्कॉलरशिप वाली वीडियो में कि लास्ट ईयर की डेट्स कौन सी थी, तो आप उसी हिसाब से ख़ुद को प्रिपेयर करें। तो अगर स्कॉलरशिप की डेट लेट आती है तो पहले वीज़ा होगा, अगर स्कॉलरशिप की डेट्स पहले आती हैं तो पहले ही आती हैं, तो पहले आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। मीनवाइल आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर बाकी प्रोसीजर होगा आपका। तो डॉक्यूमेंट से बात स्टार्ट करते हैं। तो बात स्टार्ट करने से पहले एक जनरल जो ओवरव्यू ये है कि आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको डीओवी चाहिए होता है। डीओवी के साथ साथ आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो डीओवी के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैट्रिक, इंटर, फिर बैचलर्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको पता होगा जो ये इस्लामाबाद और कराची का चल रहा है, जहाँ पर डीओवी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपको सीमिया चाहिए। सीमिया जस्ट आपने उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं, तो आपको सीमिया बन के आएगा। जब आपका सीमिया बन के आ जाता है, एक तरफ आपका सीमिया है और एक तरफ आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने जस्ट इतना करना है, सीमिया को वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके कॉन्सुलेट में सबमिट करना है। जहाँ तक इस्लामाबाद एम्बेसी से आप कंसल्ट हैं, तो वहाँ पर आपका ये होगा कि आपका सीमिया नहीं बनेगा, सीमिया है भी महंगा। तो आपने जस्ट डीओवी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, डीओवी अप्लाई करनी है, फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले वीज़ा डॉक्यूमेंट्स डीओवी के डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये फ़ाइल आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, आपको ये फ़ाइल वहाँ मिलेगी। तो लोग जो पूछते हैं ना कि यार ये बता दें वो बता दें, तो मैं भी इसी से देख के बताता हूँ, तो आप भी वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो डीओवी के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो उसमें जो है आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट मैट्रिक का, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इसी तरह फिर बैचलर्स की मार्कशीट और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो भी है। रोज़ा है मेरा, थोड़ा सा चलेगा इस तरह। तो एक और आंसर मैं यहाँ पर देता चलूँ कि इसमें लिखा होता है ना डीओवी के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, साथ में उसकी कॉपीज़ भी चाहिए। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिखा है कि कॉपीज शुड बी मेड आफ्टर द अटेस्टेशन ऑफ द ओरिजिनल्स, मतलब ओरिजिनल अटेस्ट होंगे और फिर उसकी कॉपीज़ होंगी। तो यहाँ पर HSC सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, और उसके बाद फिर आपका आ जाता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद बैचलर्स डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट। तो ये और फिर आप PhD के हैं तो फिर आप यहाँ पर देखें बैचलर्स/मास्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, और हाँ, अगर कैम्ब्रिज या फिर आप ONA लेवल्स के हैं तो आप यहाँ पर देखें, तो मैं कैम्ब्रिज का नहीं था तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। तो उसके बाद आपका आ जाता है कॉपी ऑफ CNIC फ्रंट एंड बैक, फिर आपकी पासपोर्ट की कॉपी आती है, फिर एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ, और फिर प्री इनरोलमेंट समरी। आप ये डीओवी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप अटैच करते हैं। और उसके अलावा CNIC की कॉपी जो है वो नोटरी पब्लिक से अटैस्ट होती है, और फिर आपका पासपोर्ट भी नोटरी पब्लिक से होता है। लास्ट ईयर कराची कॉन्सुलेट से नहीं कराया था मैंने, और मेरे काफ़ी इस्लामाबाद वाले दोस्त थे जिन्होंने वहाँ से कराया था, तो आप इसको भी देख लें ज़रा। तो ये थे जस्ट डीओवी के डॉक्यूमेंट्स। और इस्लामाबाद एम्बेसी में ये होता है, पहले तो ये होता था, अब क्या होगा इसका नहीं मालूम, और जो होगा वो हम सब देखेंगे। तो पहले ये होता था कि आपकी समरी फॉरवर्ड हो गई है तो फ़ौरन आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, डीओवी वीज़ा सब। तो आपको ईमेल आती है कि आप अपने डीओवी के लिए डॉक्यूमेंट्स लाके सबमिट करा दें जैरीज़ में या एम्बेसी में। तो उसमें ये होता है कि फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, आपका 1 महीना लगता है, 10 दिन 20 दिन लगते हैं, फिर आपका जो डीओवी बन के आता है। फिर उसके बाद आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट कराते थे। लेकिन पिछले साल कराची कॉन्सुलेट वालों ने कहा था कि आप डीओवी वीज़ा सबके लिए एक साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करा लें। तो अभी क्या होता है, अभी हम सब देखेंगे। तो उसके बाद वीज़ा डॉक्यूमेंट्स पर बात करते हैं। तो इस पोर्शन को आप ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मैं पहले सारे पॉइंट्स इस डॉक्यूमेंट से रीड करूँगा और फिर उन पॉइंट्स को कोशिश करूँगा कि समझाने की करूँ कोशिश। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड। ये जो है ना, ये मैं साथ अपनी फ़ाइल भी लेकर आया हूँ, वीज़ा फ़ाइल। तो मैं इसके बाद ना आपको ये दिखाऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा।
तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीट एंड साइन, वीज़ा फॉर्म होता है वीज़ा फॉर्म डी लॉन्ग स्टे वीज़ा, उसको फिल करना तो आपने भले आप हाथ से फिल करें बॉल पेन से या फिर आप ऑनलाइन फिल करें, उसमें प्रिंट निकालें, जैसा आपको बेहतर लगता है वैसा फिल करें। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ हैं रिसेंट वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर उसके बाद आप तीसरा पॉइंट देखें वैलिड पासपोर्ट और कब तक है आप यहाँ रीड कर लें। और उसके बाद है आपका सीमिया या फिर डीओवी, दोनों में से जो भी आपके पास है। और फिर उसके बाद ये देखें ना, ये सारा पोर्शन जो है सबसे बड़ा पोर्शन, ये जो है आपका बैंक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल प्रूफ है। यहाँ पर तो लिखा है प्रूफ ऑफ सफिशेंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है। और उसके साथ में मिनिमम 6000 और समथिंग यूरोज़ हैं, इसको आप कन्वर्ट कर लें। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तब यूरोज़ करेंसी इतनी डी वैल्यू नहीं थी, तो उस वक्त जो है तकरीबन PKR में 17 लाख बन रहे थे। तो आप आज की तारीख में लगा लें, यूरो 305 का चल रहा है तो कितने होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है प्रूफ ऑफ सूटेबल अकोमोडेशन इन इटली। तो इस अकोमोडेशन का ये होता है कि वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ की होटल बुकिंग होनी चाहिए जो आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते हैं। तो कंसर्न ही होता है, होना भी चाहिए सबका, कि यार हम 1 महीने का होटल बुक करें तो हमारे कोई तकरीबन पाकिस्तानी लग जाते हैं अच्छे खासे। मैंने लास्ट टाइम जो बुक किया था 6,60,000 का 1 महीने का होटल बुक हुआ था। तो लोग कहते हैं कि अगर हमारा वीज़ा नहीं लगा तो ये सारे पैसे गए। तो इसकी भी जुगाड़ होती है। तो वो जुगाड़ ये होती है कि मेरे ही चैनल पे जाएं, मैंने पहले वीडियो बनाई है, कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से वीडियो बनाऊँ। उसमें ये होता है कि फ़ेक बुकिंग होती है, डमी बुकिंग कहते हैं जिसे। तो आपको भी पता है वो डमी है, जो एम्बेसी कॉन्सुलेट में बैठे हैं उनको भी पता कि डमी है। तो आप वो डमी बुकिंग करते हैं, उसकी प्रिंट निकालते हैं और फिर उसको साथ अटैच करते हैं। और वो डमी बुकिंग करनी कैसी है आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फिर ये लास्ट पेज है, इसमें जो हमारे पास है सबसे ऊपर आप देखें कि ये जो है ना, ये इंश्योरेंस का पोर्शन है कि तरह 30,000 यूरोज़ की कवरिंग हो, वो इंश्योरेंस इतना कवर करे आपका। फिर उसके बाद है कॉपी ऑफ कंफर्म्ड फ़्लाइट बुकिंग। ये बिल्कुल होटल बुकिंग की तरह है कि आप फ़्लाइट बुक करते हैं 1 महीने पहले, लेकिन आपको नहीं पता वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है, आप डमी बुकिंग करते हैं। आप कैसे करते हैं आप मेरे चैनल पर जाके देख लें कि डमी बुकिंग होती कैसे। और फिर उसके बाद जो है वो पॉइंट्स हमारे काम के नहीं हैं। जहाँ तक फ़्लाइट और होटल की बात है तो उसकी डमी बुकिंग होती है, तो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है इंश्योरेंस की है, इंश्योरेंस की तो एम्बेसी या कॉन्सुलेट ने जो एक लिस्ट दी होती है कि आप इन कंपनीज़ की इंश्योरेंस आप ख़रीद सकते हैं। तो आप उन कंपनी से बात करें तो आपको PKR में 8 से 9 हज़ार में इंश्योरेंस मिल जाती है 1 साल की। तो वो हम सबके पास है, मेरे पास भी वही है और जो आते हैं सबके पास भी वही है। और उसके अलावा डमी बुकिंग और फ़्लाइट का आपने परेशान नहीं होना है, मैंने भी वही डमी बुकिंग की थी और आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ कैंपस में। तो अब मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखाता हूँ। तो ये है हमारी वीज़ा फ़ाइल, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक होता है वीज़ा फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्ग स्टे वीज़ा का होता है। तो ये जो है ना मेरे डॉक्यूमेंट्स उस सीक्वेंस से ये मैंने ये रखें कि जिस सीक्वेंस से जेरीज हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो ये मैंने उस सीक्वेंस से रखें। और बाकी ये डॉक्यूमेंट्स DOV और वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। तो ये फॉर्म है, इसको कैसे फ़िल करना है, मैंने ये कंप्यूटराइज फ़िल किया था, कंप्यूटर पर फिल करके फिर इसका मैंने प्रिंट निकाला था। और इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इसके ना लास्ट में आपसे ये डेट और सिग्नेचर आपसे मांगता है। ये डेट मैंने यहाँ लिखी है 25 जुलाई, लेकिन मैंने वीज़ा फ़ाइल की थी 26 जुलाई को मैंने वीज़ा फ़ाइल सबमिट की थी। तो आप उससे पहले की या उसी दिन की आप डेट इसमें डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी इसको फिल कैसे करना है आप मेरे चैनल पे एक बार फिर से कहूँगा, आप वहाँ जाएँ, आपको ये मिल जाएगा कैसे। और उसके बाद जो एम्बेसी कॉन्सुलेट है, आपको एम्बेसी का मुझे नहीं मालूम, आप पूछ लेना, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, या आपको कोई जानने वाला जिसने पहले वीज़ा फ़ाइल की हो तो आप एम्बेसी का उससे पूछ लें। ये रही कॉन्सुलेट की। तो इसमें वो इस तरह का एक देते हैं, जब आप जाते हैं तो इसमें आपसे डिटेल्स पूछते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर तो नहीं कहेंगे, कि आपने कहाँ जाना है और आपने कौन सी होटल बुक किया है, तो वो सब इसमें पूछते हैं। तो उसके बाद जो एडमिशन लेटर होता है, बहुत से लोग परेशान हैं कि भाई एडमिशन लेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रूफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा बड़ा Gmail लिखा है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया जो है एडमिशन लेटर लास्ट ईयर भी नहीं दे रही थी। तो मैंने जो ईमेल जो था उसको मैंने अटैच किया था यहाँ पर प्रिंट निकाल के। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उसके बाद फिर ये आपकी डमी बुकिंग, ये देख रहे हैं ना, ये है कतर की, ये कतर की बुकिंग है, लेकिन मैं आया था एतिहाद एयरवेज़ में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उनको भी पता है कि भाई लोग डमी बुकिंग देते हैं, हमें भी पता है कि हम डमी ही देते हैं। तो ये है।
और उसके बाद booking.com से आप डमी बुकिंग करा सकते हैं अकोमोडेशन की, होटल बुकिंग की। इसमें जो होटल का नाम लिखा है चेंट्रो टूरिस्टिको चित्तरी बलोनिया, जो मैंने आज तक पिछले 6 महीने में बलोनिया में आज तक नहीं देखा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कितने की बुकिंग है, 6,16,000 समथिंग की। तो समझदार हैं बाकी आप लोग। और फिर उसके बाद ये कवर लेटर है कि वीज़ा ऑफिसर को ये आपने पेश करना है इसी डॉक्यूमेंट में अटैच करके। तो ये वीज़ा का जो है कवर लेटर है। तो ये इसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स है, मैं आपको ऐसे तो दे नहीं सकता, दिख तो गया है वैसे। और फिर उसके बाद आपकी ये समरी है, प्री इनरोलमेंट समरी। आपने जो समरी प्री इनरोलमेंट की है तो उसके बाद आपकी समरी जनरेट हुई होगी, फिर फॉरवर्ड हुई होगी, आपको ईमेल भी आई होगी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये वो समरी है। तो जिनका बोलोनिया में एडमिशन हुआ है तो उनके लिए मैं ये स्पेशल आपको दिखाता चलूँ। तो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसमें लिखा है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। यहाँ पर देखें आप, 1357 यूरोज़ फ़ीस है। आपकी भी लिखी होगी, मेरी भी फ़ीस लिखी है, लेकिन मैंने 1 यूरो फ़ीस पे नहीं की। जस्ट 157 यूरोज़ जो है टैक्स फ़ी होती है, वो हम सब पे करते हैं। तो जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप एलिजिबल अप्लाई करते हैं, उसके बाद खुदा न खास्ता किसी डॉक्यूमेंट में अगर इशू हो तो स्कॉलरशिप ना मिले तो फ़ीस फिर भी वेव है। मेरी आधी से भी आधी स्कॉलरशिप है, लेकिन फ़ीस वेव है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये है मेरी इंश्योरेंस, क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड। मैंने इस कंपनी की इंश्योरेंस ली थी। तो ये पूरे 1 साल की होती है। यहाँ पर आने के बाद जो रेजिडेंस परमिट होता है तो उसके लिए भी ये इंश्योरेंस चाहिए होती है, और मैंने यही वाली इंश्योरेंस सबमिट कराई है और मेरा रेजिडेंस परमिट भी बन के आ गया है। और फिर उसके बाद DOV का अल्टरनेट सीमिया, वो होता कैसा है, ये है सीमिया जिसके लिए हमें इतना जलील किया है। आप ये देख रहे हैं ना, कंपेरेबिलिटी जो लिखा है बड़ा बड़ा, ये है SOC, सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, ये सीमिया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने जस्ट SOC नहीं SOV भी बनाना है। जहाँ तक मेरी बात अगर मानते हो, अगर आपके पास इतना पैसा है तो वाकई में अपने मसले दुखड़े पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और ये स्पॉन्सर डिटेल्स है, ये कराची जेरीज़ वालों ने दिया था इसको फिल करने के लिए। तो यहाँ से जो ना, यहाँ से जो है ये बैंक स्टेटमेंट वाला मामला स्टार्ट हो गया है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो एक और चीज़, आपकी जो भी स्पॉन्सर है, आपकी अम्मी हैं, आपके अब्बू हैं, भाई बहन जो भी हैं, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जॉब स्लिप्स हैं, सब अटैच होंगी। उसके साथ इस तरह का एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट अटैच होता है, एफिडेविट होता है। आप उसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोटरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर से ये अटेस्ट कराया है, तो आपको भी इस तरह कराना पड़ेगा। ये है, इसमें ये लिखा है कि ये मेरा बेटा है, आपका भाई बहन कोई भी है, कि ये इटली जा रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं इसके जो खर्चे होंगे सब मैं एक्सपेंसेस जो है मैं बेयर करूँगा। तो इसमें ये है। और मेरे 2 स्पॉन्सर थे, मैं ये भी बताता चलूँ। आप देखें, एक के बाद एक ही लगा हुआ है। ये जो है ये मैंने फ़ादर का बनवाया और ये मैंने अपनी सिस्टर का बनवाया। क्यों? मेरे 2 स्पॉन्सर थे, एक मेरे फादर थे, एक मेरी सिस्टर थी। तो आप इस तरह 2 बनवा सकते हैं। ये प्रूफ है कि 2 स्पॉन्सर हो सकते हैं आपके। और फिर उसके बाद ये जो है 2 बैंक स्टेटमेंट हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है किसी और बैंक का है और उसके बाद जो है ये किसी और बैंक का है। मतलब 2 स्पॉन्सर हो सकते हैं। ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ एज अ प्रूफ। और चलें एक और चीज़ दिखाते हैं कि मेरे स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट कितनी थी। दिख रही है तो देख लें आप, इतनी बैंक स्टेटमेंट थी और फिर वीज़ा लग गया है। और ये जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आप बेहतर है अटैच कर दें, और क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोगों ने अटैच नहीं किया था तो फिर एम्बेसी ने उनसे मांगा था। तो ये बैंक स्टेटमेंट है। और उसके अलावा काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे पूछ रहे थे कि उनके फादर रिटायर्ड हैं या उनकी मदर गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, अब वो रिटायर्ड हैं, तो मैं उनके फ़ंड्स क्या क्या हैं। तो इस तरह के फ़ंड्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें दिखा नहीं सकता जहाँ तक मुझे लगता है, और ये है भी कॉन्फिडेंशियल। तो ये 2, ये तीसरा पेज, और ये जो है ये रिटायरमेंट लेटर है, बल्कि ये चौथा है, ये चौथा। मतलब इस तरह के 4 फ़ंड, मैं कहता हूँ ना कि BF फ़ंड होता है, GP फ़ंड होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो ये पेज जो है ना, 5 फ़ंड के प्रूफ्स थे जो मैंने अटैच किए थे। और उसके बाद फिर आ जाता है कि रिटायरमेंट लेटर आप यहाँ से देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिस ऑर्डर वगैरह वगैरह। तो ये उनका रिटायरमेंट लेटर था। और फिर दूसरी जो मेरे स्पॉन्सर थे वो मेरी सिस्टर थी, तो उनकी जॉब चल रही थी, तो उनकी जॉब गिलगित में थी। तो ये उनकी सैलरी स्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। और
लास्ट 6 महीने की, पिछली 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अटैच होती है और 6 महीने की पे स्लिप भी होती हैं। आप ये देख रहे हैं, ये 6 महीने की सैलरी स्लिप्स हैं, 6 महीने की। तो और उसके बाद अगर आपका स्पॉन्सर रिटायर्ड नहीं है, अगर रिटायर है तो उसका रिटायरमेंट लेटर लगेगा। अगर वो ऑन इन सर्विस है, जॉब कर रही है तो उसका जॉब लेटर लगेगा। आप ये देख सकते हैं, ये जो है जॉब लेटर है। तो दूसरे स्पॉन्सर मेरे, उनके जॉब लेटर और FBR के टैक्स रिटर्न्स पिछले 2 साल के, कि आपका स्पॉन्सर टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर आपका स्पॉन्सर टैक्स पेयर नहीं है तो आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते, वो आपके स्पॉन्सर नहीं हो सकते, सॉरी। तो इस तरह का होता है FBR में, ठीक है। 1 साल का ये और 1 साल का ये, 2 साल का टैक्स रिटर्न्स होगा। और उसके बाद ये ख़ास उन लोगों के लिए जो ऐसे एरिया में रहते हैं जिनका टैक्स नहीं लगता। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि GB है, फाटा है और स्वात में, KPK में कुछ एरियाज़ हैं तो उनका टैक्स नहीं लगता। तो मैंने इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से ये बनवाया था। अगर कोई गिलगित वाले भाई या टैक्स रिटर्न्स जिनका टैक्स फ्री जोन है तो वो देख रहे हैं, तो अभी मैंने आपको पहले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स दिखाया, वो मेरे फादर के थे। क्यों? उनकी जॉब कराची में थी, वो टैक्स पेयर थे तो वो टैक्स पे करते थे। और ये जो मैंने अटैच किया है, ये मैंने अपनी सिस्टर के डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच किया था। क्यों? क्योंकि वो टैक्स फ्री जोन में जॉब कर रही थी गिलगित में। तो ये इस तरह का पेज होता है। और भी दिखा देता हूँ आपको। दूसरा पेज, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाएंगे ना, तो ये वो आपको बना के देंगे। तो मुझे मैसेज आते हैं कि आप उसका ड्राफ्ट भेजें या सैंपल भेजें, हम इसी तरह का बनवाएंगे। मैंने उनको क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट नहीं की थी कि ऐसा बना के दो। जब मैं उनके ऑफिस गया तो उनके पास ये सैंपल था, तो मुझे उन्होंने प्रिंट निकाला और यहाँ साइन करके पकड़ा दिया। तो ये भी देख लें आप। और फिर उसके बाद पोलियो सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए। पोलियो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो, या फिर उन्होंने पिछले साल नहीं पोलियो ही मांगा था, कोविड का नहीं मांगा था, ये पोलियो सर्टिफिकेट है, ठीक है। और फिर लास्ट में FRC आता है आपका। तो दैट्स इट, यहीं तक थी कहानी हमारी। तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, DOV के डॉक्यूमेंट्स सब प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। तो इंस्टा पे भी आप पूछ सकते हैं। रिप्लाई लेट मिलेगा तो उसके लिए माजरत, फ़िलहाल बहुत मसरूफियात चल रही हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई दे देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।